कॉन्शियसनेस का बिल्कुल सीधा जवाब नहीं है, बट अ लॉट ऑफ वर्क इज हैपनिंग। अगले 10 साल ब्रेन का टाइम है, उसके 10 साल कॉन्शियसनेस का है। जब AI विल बी एट इट्स पीक, यू नो, गामा, दैट इज लाइक अ सुपर ब्रेन वेव। अगर आपका गामा पूरे ब्रेन में आता है, विच मीन्स योर ब्रेन इज फायरिंग एट द फास्टेस्ट फ्रीक्वेंसी। तो कैसे करते हैं? तो वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव certain right frequencies, certain mantras which are directly impacting the functioning of that pineal gland. That is very very important. So जो ईस्ट में हम थर्ड आई एक्टिवेशन बोलते हैं वो क्या है? Basically it is healthy functioning of your pineal gland. It is like that one little antenna which can do anything that you want in life. That is the reason why पुराने जमाने में सुबह उठते से लेके रात तक हर वो दिनचर्या थी, lifestyle was only like that all this was integrated. So I started to go back mantra chanting, this chanting. Then I found out that अरे Hanuman Chalisa, what is Hanuman Chalisa doing? Hanuman Chalisa as you chant is giving box breathing. Vagus nerve तक को activate कर लिया, because the way you are breathing, it is helping you. It was like a huge doorway into the things. Chakras क्या है? चक्रा भी कोई, you know, we just assume that this is the bioelectric fields, right? This is how the bio, but when I move like this, अगर मैं ऐसे करूं और मेरे पास कोई बायोइलेक्ट्रिक मीटर है तो क्या वो मेजर नहीं कर पाएगा? वो जरूर कर पाएगा। Everything which is moving has an energetic field, right? So वही एनर्जी और मास का प्रिंसिपल है, वो तो यहाँ पे भी लागू पड़ता है। आज जब अपन इंटरनेट पे जाते हैं ना, तो देयर इज अ ट्रेंडिंग वर्ड, मैनिफेस्टेशन। यू गो ऑन यूट्यूब, आप मैनिफेस्टेशन लिखिए, देयर इज अ लॉट ऑफ टेक्निक यू विल सी, जिससे आपको बताया जाएगा कि हाउ यू कैन क्रिएट योर रियलिटी। बट यहाँ पे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है, क्या मैनिफेस्टेशन सिर्फ एक स्पिरिचुअल बिलीफ है, या मैनिफेस्टेशन कुछ ऐसा है जो सच में ब्रेन से अलाइंड है, एंड माय ब्रेन इज एक्चुअली फंक्शनिंग लाइक दैट कि इफ वील रिपीट समथिंग इट इज गोइंग टू हैपन। सो ऑब्वियसली इन बातों को समझने के लिए सबसे सही जो एक जगह है वो आज हम वहां पहुंच गए हैं, दैट इज टू अ स्पिरिचुअल न्यूरोलॉजिस्ट, जो स्पिरिचुअलिटी को भी इसी तरीके से समझती है, न्यूरोलॉजी को भी इसी अंदाज में समझती हैं, और अपनी एक पूरी लैब की जिन्होंने व्यवस्था बनाई है, दैट इज लिमिटलेस ब्रेन लैब। सो वी विल अंडरस्टैंड टुडे कि हाउ मैनिफेस्टेशन वर्क्स, हाउ माय गट इज रिलेटेड टू माय ब्रेन, बिकॉज वी ऑलवेज लिसन जैसा अन्न वैसा मन। सो थैंक यू सो मच श्वेता जी, आप यहाँ आई हैं and you will enlighten us for sure. What you think? What is manifestation? How it works? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी टीम का, आपका भी। ऐसे कन्वर्सेशंस में ही बहुत सारी ऐसी चीजें निकलती है जहाँ पे मैनिफेस्टेशंस वैसे ही हो जाएंगे। right. So manifestation is not some woo-woo science. It is a reality. It is highly neuroscientific. जब हम लोग मैनिफेस्टेशन सुनते हैं ना, तो ऑफ कोर्स मैनिफेस्टेशन में बहुत सारी टेक्निक्स है। कोई कह रहा है कि ग्लास में पानी भरो, एक कागज पे लिखो, उसमें डाल दो, भूल जाओ। कोई कह रहा है लेटर लिखो खुद को, तकिए के नीचे रख के सो। बहुत लोगों को मैंने देखा है वो पूरी पूरी डायरी भर रहे हैं व्हाट दे वांट। क्या जो मैनिफेस्टेशन है वो सिर्फ एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है? क्योंकि न्यूरोलॉजी जब अपन पढ़ते हैं तो देखते हैं कि न्यूरोलॉजी में पूरा एक सिस्टम है जो कह रहा है कि हमारे ब्रेन में एक सिस्टम है, जो चीजें हम बार बार बोलते हैं, जो चीजें हम बार बार सोचते हैं, ब्रेन एक पाथ क्रिएट कर लेता है। तो रिपीटेशन मैटर करता है, शायद इसलिए वो लिखने की टेक्निक काम आ जाती है। बहुत लोग विजुअलाइजेशन करने की कोशिश करते हैं, बार बार विजुअलाइज करते हैं। तो व्हाट इज मैनिफेस्टेशन न्यूरोलॉजी के अकॉर्डिंग? जब हम मैनिफेस्टेशन कर रहे होते हैं, व्हाट हैपेंस हियर? ब्यूटीफुल क्वेश्चन जूही। तो मैनिफेस्टेशन, पहले मैं खुद समझती थी कि मैनिफेस्टेशन इज जस्ट समथिंग, यू नो, टाइम पास चीज है, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होता है। बट जब न्यूरोलॉजी पढ़ा, जब न्यूरो साइंस को समझा, तो मैनिफेस्टेशन इज अ प्योर साइंस। इट ऑल बिगिंस हियर। थॉट ही आपकी रियलिटी क्रिएट करता है, फीलिंग्स ही आपकी वो रियलिटी में ज्यादा करके फ्यूल देता है। सो थोड़ा सा बैक ट्रैक करते हैं, समझते हैं। पहले आपने पूछा कि पानी का क्या वो है, राइट? जैसे आपने कहा कि एक पिक्चर लिख लो या जो भी रख लो, द वाटर विल अलाउ यू टू मैनिफेस्ट। तो प्रोफेसर वेदा ऑस्टिन का बहुत सुंदर ट्रायल है, इट्स कॉल्ड द सीक्रेट इंटेलिजेंस ऑफ वाटर। अब बाहर भी पानी है, अंदर क्या है? मेरे बॉडी में 70% is water. In my brain also 70% is water. What Professor Veda Austin did was, she took petri dish, थोड़ी छोटी सी डिश ली, उसमें पानी रखा, उसके नीचे पेपर रखा, उस पेपर में अलग अलग चित्र थे। किसी में नंबर 4 था, किसी में एक अफ्रीकन वुमन थी, कोई एक में पीकॉक था। उसने वहां पे रख के माइक्रो फ्रीज किया इस पूरे पानी को, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में उसको देखा।
टू द सरप्राइज क्विक फ्रीज, कुछ जो भी उनका प्रोसीजर था वो करा, और वो फ्रीज को जब उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा तो वो नंबर 4 बकायदा उसमें दिख रहा था, पानी के क्रिस्टल्स में। वो जो पीकॉक था वो उस पानी के क्रिस्टल में दिख रहा था। नाउ शी वाज शॉक्ड कि अरे मैंने तो खाली पानी नीचे, चित्र नीचे रखा था, वो पानी में कैसे आ गया? सो वाटर हैज दैट एबिलिटी टू टेक इन। अब वो क्रिस्टल्स जो होते हैं ना, हम जो पानी पीते हैं, अभी हम बात कर रहे थे, वो बिल्कुल डेड वाटर है। इट इज नॉट चार्ज्ड वाटर, इट इज नॉट अ वाटर विच हैज एनर्जी। तो हमारी अंदर की जो वाटर है ना वो एनर्जी है। और इमोटो का जो एक्सपेरिमेंट था वो तो बड़ा ही पॉपुलर है। यू टॉक टू द वाटर, if I say I love you, you are so good, अच्छा है, and then I drink it, which means I'm taking in those qualities. Because उन्होंने जब उस पानी को माइक्रोस्कोप में देखा तो crystals were beautiful, पूरा ज्योमेट्री अच्छा हो गया था, which means what? The water was listening. The water was listening, the water is capturing the image. तो क्या हमारा इतना बड़ा 70% of water image नहीं ले रहा है? So जो हम बोलते हैं, जो हम सोचते हैं, जो subliminal messaging हमें मिल रहा है, that plays a very important role. तो visualization के एक basic principle का जो start principle है, be clear on what you want. जैसे आपने कहा ना, लिखते जाते हैं हम, ज्यादा नहीं करना, you can't overwhelm the brain. First thing is become clear of what you want. For example, if you ask me, मैंने Limitless Brain Lab चालू किया था कि 10 मिलियन लोगों की लाइफ को हम हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस में कन्वर्ट करेंगे। वेरी क्लियर, दैट्स इट। अब मेरी ऑफिस में आप आओगे तो सबलिमिनली यही इमेजेस होगी कि सारे हैप्पी है, द बेस्ट ब्रेन इज वर्किंग, लिमिटलेस प्रोफेशनल्स है। तो वो सबलिमिनली मुझे वो मैसेजेस दे रहा है। सबलिमिनल की बात कर रहे हैं तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स बताती हूँ। रात में हम सब क्या करते हैं? डूम स्क्रोलिंग, राइट? इंस्टाग्राम की रील चलती है, बस करते जाते हैं। शॉपिंग जो है ना, माइंडलेस शॉपिंग, रात को 9 बजे से लेके 1 बजे तक होती है, बिकॉज दैट इज द टाइम व्हेन आई एम एंगेज्ड, देयर इज ओनली अ सिंगल ब्रेन वेव व्हिच इज फायरिंग। उस टाइम पे मुझे बर्गर का एड आ गया, मैं बर्गर को वो करूंगी। द एंटायर एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड runs only on this subliminal messaging कि subconsciously I'm engaged, I'm not processing anything, जो आ रहा है वो सीधा मेरे ब्रेन में जा रहा है। It's literally like a doorway into that. तो मैंने images डाल दी। अब लोग क्या करते हैं, जो manifestation में एक, मैं बोलूंगी कि error करते हैं या mistake करते हैं, बस अब मैंने बोर्ड पे तो लगा दिया और मुझे लग गया सारा manifest हो जाएगा। वो डाउट से बाहर नहीं निकलते हैं। राइट, इफ आई लेट्स से वांटेड अ लैब विद XYZ थिंग्स एंड 10 मिलियन पीपल, नाउ एवरी डे आई सिट एंड आई से श्वेता, लेकिन वो तुमसे होगा नहीं। श्वेता, आई डोंट थिंक सो यू आर केपेबल। सो सेल्फ डाउट, I don't think so I can make it happen. और कभी कभी कर लेते हैं तो भी imposter syndrome. Right. That is also a very important thing, right? तो ये जो feeling है ना, उस feeling को हमें change करना है। तो एक एथलीट का स्टडी हुआ था, बहुत सुंदर स्टडी है, and Michael Phelps who got the most gold medals and any Olympic athlete, सबके पास अच्छी स्किल होती है, right? They get the best of the training. उनके gears भी सबसे टॉप होते हैं, फिर कुछ चंद लोग ही क्यों वो गोल्ड मेडल पाते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम सर्वे करते हैं कि ऐसा क्या खास है उनमें जो वो दे कैन अचीव और बाकी के लोग नहीं अचीव करते हैं। बहुत सुंदर जानकारी मिली साइंटिस्ट को, जो विजुअलाइज करते थे फील करके कि यस आई विल मेक इट देयर, फील करके, एंड दे विल रिपीटेडली, एज यू मेंशन ना, कि रिपीट फीलिंग के साथ, दोज वर द वंस हु वर एबल टू अचीव। अब मैं जब फीलिंग करती हूँ कि आई कैन मेक इट हैपन, तो मैं फिजियोलॉजी को चेंज कर रही हूँ, मैं पूरे मेरे इंटरनल केमिकल्स को चेंज कर रही हूँ, मैं हार्ट से ब्रेन में सिग्नल भेज रही हूँ कि बी काम, यस यू कैन मेक इट हैपन, डोंट वरी, यू कैन डू इट। तो अब मैं रिवर्स सिग्नल और ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर दोनों सिग्नल दे रही हूँ। तो ब्रेन को ये समझ में नहीं आता है कि व्हाट इज विजुअलाइज विद द फीलिंग्स versus what is really happening. The brain cannot differentiate between the two. एक सुंदर स्टडी मेरे दिमाग में आ रहा है, एक पियानो ग्रुप, प्लेइंग ग्रुप था। एक ग्रुप को उन्होंने फिजिकल पियानो दिया और एक ग्रुप बस बैठ के विजुअलाइज कर रहा था कि ये कीज प्ले हो रहे हैं। 5 दिन बाद उनके ब्रेन के स्टडी को स्कैन किया गया। Both of them had the exact same brain growth. Exact same. फिर एक और स्टडी, I think it was done if I'm not wrong in Washington University, they asked the person to move the finger, कि आप करो, और फिंगर की स्ट्रेंथ को मेजर किया गया। और एक ग्रुप को बोला बस imagine the finger which is moving, imagine the finger which is moving। दोनों की स्ट्रेंथ कंपैरेबल निकली, which means if you visualize with that intensity, with the feeling, you are changing the physiology। तो अब आपकी फिजियोलॉजी चेंज हो गई, आपका ब्रेन का वायरिंग चेंज हो गया, आपकी सेल्फ डाउट कैपेबिलिटी में कन्वर्ट हो गई, अपॉर्चुनिटीज जो आपको पहले दिख नहीं रही थी अब वही अपॉर्चुनिटी दिखने लगी।
सो मैनिफेस्टेशन इज नॉट समथिंग दैट ऊपर से कुछ आएगा, यूनिवर्स सडनली विल, नहीं, अपॉर्चुनिटीज पे आप अवेयर ज्यादा होंगे, उस अपॉर्चुनिटीज को अब आप कैप्चर अच्छे से करोगे, अब बिना सेल्फ डाउट के आप कॉन्फिडेंस से काम करने लगोगे, एंड दैट्स हाउ योर वर्क विल स्टार्ट टू हैपन. सो रेपिटेशन इज इंपॉर्टेंट, विजुअलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट, क्लैरिटी इज इंपॉर्टेंट, और सबसे लास्ट की आखिरी की चीज, दिस इज आई थिंक द होली ग्रेल ऑफ मैनिफेस्टेशन. तो ब्रेन को थोड़ा सा समझते हैं. सो ब्रेन में 3 लेयर्स होते हैं. एक होता है ब्रेन स्टेम, आई एम ब्रीदिंग, माई हार्ट इज बीटिंग, आई एम अलाइव, यू आर सिटिंग, यू आर अलाइव. तो हमारा ब्रेन स्टेम काम कर रहा है. थोड़ा सा हम ऊपर जाते हैं तो उसको बोलते हैं हम रेप्टिलियन ब्रेन, ऑल्सो कॉल्ड एज द इमोशनल ब्रेन, उसको हम लिम्बिक बोलते हैं. सो लिम्बिक ब्रेन का काम क्या है? वो एक वॉच डॉग है. यहां से कुछ हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ये हो रहा है, वो थ्रेट स्कैन करता है. थ्रेट स्कैन करके मुझे वो प्रोटेक्ट कर रहा है बेसिकली. अब कौन सी छिपकली को हमने मेडिटेशन करते हुए देखा? राइट, नॉट पॉसिबल. It's always moving. That is the reptilian brain. It's always scanning. ये हो गया, वो हो गया. So it's always in fight, flight, fear और freeze. तो ये 4 F पे ही उसका पूरा सारा कार्यक्रम चल रहा है. इसके ऊपर है लिम्बिक के ऊपर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमारा आगे फ्रंट में होता है. अब we are the only species as humans who got 40 to 50% of this frontal cortex. Rats में, reptilians में वो 7% होता है. But सोचने की बात है, we humans still behave as rats. Right. With this 40% of the prefrontal cortex, we are not using it. तो ये क्या करता है? ये हमारे फियर को कंट्रोल करता है, ये हमें इनसाइट देता है, ये हमें क्लैरिटी देता है, ये हमें एग्जीक्यूशन का पावर देता है, ये हमारी पूरी फिजियोलॉजी को कंट्रोल करता है, ये स्ट्रेस मॉड्यूलेट करता है. तो इसके बहुत सारे काम हैं. ये विवेक करता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टू डिसाइड, बिकॉज लाइफ फाइनली बिटवीन द बर्थ एंड द डेथ, बिटवीन बी and D is what? C. Choice. That Yes. choice is everything, right? तो ये वो choice करने की वो करता है. तो अब हम क्या करते हैं, हमारी most लोगों की जिंदगी, और हम ये ब्रेन स्कैन जब करते हैं तो हम ये दिखाते हैं. अब तो हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है, हर कोई कर सकता है. Now we have introduced a version where anybody can do their brain scans, you know. 22 चैनल का EEG करो, जैसे मैं बता सकती हूँ, अच्छा जूही के ब्रेन में ना ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ऐसे काम कर रहा है, इतना लिम्बिक सिस्टम है, बिकॉज अवेयरनेस, दैट इज द की. Right. अब मेरा अगर लिम्बिक पूरा टाइम फाइट फ्लाइट फ्रीज मोड में है तो क्या होगा? स्ट्रेस होगा तो क्या होगा? मेरी फिजियोलॉजी ठीक चलेगी? नहीं चलेगी. एग्जाम्पल के तौर पे देते हैं, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल देते हैं. अगर मुझे पार्टी में जाना है 15 दिन के बाद, और आज ही मैं पार्टी ड्रेस पहन के बैठ जाऊं जी, तो क्या होगा? I will be dead, I'll be exhausted. Right. And that is what we do every single day. फ्लाइट में जा रही हूँ फॉर एग्जाम्पल मैं, और ऊपर केबिन में लगेज आप डाल सकते हो, लेकिन नहीं जी, मैं कहूंगी मैं केबिन लगेज यहीं पे ऐसे सर पे लेके बैठूंगी, क्या होगा? That is exactly what the limbic brain is doing right now. Every time threat, scan, stress, threat, scan, stress, इसी में चल रहा है लिम्बिक का ये. तो हमारा मैनिफेस्टेशन का प्रिंसिपल क्या है कि भाई प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को बनाओ. Make your prefrontal cortex strong so you'll remain steady, you'll be able to execute, feel from the inside, visualize, keep your, अब surrounding भी तो वही रखना है ना. अब आप मान लो दोस्त है आपके, आपने तो जी बड़ा विजुअलाइज कर लिया, आपकी फीलिंग ये है, आके बोलेगा तुझसे कुछ नहीं होगा. Right. What will happen? So the people who are around you also play a very important role. डनबार करके एक साइंटिस्ट था, बहुत सुंदर उसने पूरा बनाया था. इनफैक्ट कोई ऑफिसेस भी आज डनबार के प्रिंसिपल पे बनी है. डनबार ने कहा, उन्होंने चिंपांजीज में स्टडी किया था, एंड दे स्टडीड दैट मेरी कोग्निटिव पोटेंशियल, मेरी सोचने की क्षमता, वो कहाँ से आती है. तो वो बोलते हैं जो मैक्सिमम 5 लोग आपकी लाइफ में होते हैं वो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं. इट्स कॉल्ड द मैजिक नंबर 5. उसके बाद आउटर सर्कल आता है 10, उसके बाद आउटर सर्कल आता है 15, 25. मैक्सिमम हमारी लाइफ में 150 लोग तक हम जाते हैं, एवरेज ह्यूमन. सो ये 5 लोग जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है. वो मेरी ब्रेन के वायरिंग के एक्चुअल पिलर्स है. But we don't trust. We don't trust So where is that anybody. coming from? Limbic brain. Limbic brain. That Limbic brain. lack of trust is coming Yeah. from the limbic brain. हमेशा से अगर मैं fearful रहेंगी, हमेशा से ये करूंगी, the moment I step out of my this limbic this ना, पूरी एक दुनिया खुल जाती है. पूरा एक अलग तरीके की फिजियोलॉजी आपकी वायर हो जाती है, लेकिन हम उसी में रहते हैं. तो पहला काम क्या है हमारा? ऐसे पॉडकास्ट सुन के अवेयर बनो, Right. कि व्हाट स्टेट आई एम इन. और दूसरा जो आप बात कर रहे हो आपके उससे, तो एक होता है सोचना, थिंकिंग,
एक होता है बोलना, टॉकिंग, एक होता है फीलिंग, और एक होता है करना। अगर इन सारी चीजों में कोहेरेंस हम नहीं लाएंगे, जो आज भी हम साइंस बात करती है हार्ट ब्रेन कोहेरेंस, तो हार्ट ब्रेन कोहेरेंस क्या है? हार्ट ब्रेन कोहेरेंस इज कि जो मैंने सोचा वही मैंने फील किया और वही मैंने करा। कितने बार हम मीटिंग वगैरह में जाते हैं, दिमाग में लगता है यार ये क्या बदतमीजी कर रहा है ये बंदा, अब फील तो अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन आपको बोलना पड़ रहा है कि हाँ हाँ सब अच्छा है। सो ये पूरी दुनिया ऐसी चल रही है आजकल, हमें अच्छा नहीं लग रहा है बट हमें ओके 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 करना पड़ रहा है। सो इसकी वजह से तो स्ट्रेस हो रहा है ना, बिकॉज बॉडी बार बार कैलिब्रेट कर रहा है। अरे लेकिन तुम फील तो ये कर रहे हो, बात कुछ ये कर रहे हो। सो बॉडी इज ऑल द टाइम कैलिब्रेटिंग, और यही है स्ट्रेस का मेन रीजन। ओह माय गॉड, मैनिफेस्टेशन के लिए आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली, दैट इज फीलिंग। सो व्हाट आई सी कि यस वी ट्राई टू राइट बार बार बट देयर इज नो फीलिंग एंड दैट्स व्हाई इट्स नॉट हैपनिंग। एब्सोल्युटली ये रीजन है मेन कि फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है देन, कि बिना फील किए तो आप नहीं बोल सकते, उससे कुछ नहीं हो रहा है। बिल्कुल, क्योंकि बहुत लोगों को, मैंने बच्चों को देखा है, जब मैंने बहुत लोगों को बताया नहीं इट वर्क्स, मैनिफेस्टेशन वर्क्स, ऑल्दो आई ऑल्सो नोटिस वन थिंग कि नाउन के साथ मैनिफेस्टेशन ज्यादा वर्क करता है रेदर देन एडजेक्टिव। व्हाट यू थिंक? एग्जांपल दो। जैसे कि मेरे को एक बार आगरा जाने की बड़ी वो थी कि मेरे को आगरा जाना है, बट एक मन था जो कहता था कि नहीं दूर है, ये है वो है। तो फिर मैंने कुछ एग्जाम के लिए, पेपर के लिए फॉर्म भरा। अब मेरा वो बाय मिस्टेक सेंटर जो है वो आगरा पड़ गया। तो मेरे दिमाग में आया, फोन को लेके हुआ मेरे साथ कि मुझे आईफोन चाहिए, फोन चाहिए। अब फोन में मैंने फिर बेस्ट फोन लिया और वो अपने आप मिला। मुझे नहीं पता आज तक हाउ दैट हैपेंड दैट आई वेंट देयर और मैंने वो खरीद लिया। ये कैसे मैनेज किया मैंने? लेकिन यही मैं किसी ब्यूटी जैसी चीज के लिए बोलूं, वो चीजें नहीं पूरी होती है। तो अब बहुत सुंदर सवाल पूछा आपने। अब थोड़ा सा बैक ट्रैक करते हैं, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो माइंड, हमने ब्रेन के बारे में बात करी, ठीक है। माइंड कहाँ है? Where is the mind? Where is the mind? This is the biggest question. Where is the mind? Where is the mind? सब Yes. ये सवाल ढूंढ रहे हैं, where Where is the mind? साइंटिस्ट ने आज तक पता नहीं कर पाए हैं, because mind is here, mind is there, and mind is everywhere. अगर मुझे थोड़ा सा यहाँ पे टो में पेन हो रहा होता तो मेरा मन वहां पे होता था। कल मुझे ट्रैवल करना है, सिंगापुर जा रहे हैं, तो भाई मेरा माइंड ऑलरेडी सिंगापुर में। पिछले yesterday if something terrible happened in my life, then मेरा मन वहां पे होता था। तो मन जो है ना वो हर जगह पे है। लेकिन साइंटिस्ट ने कुछ तो फाइंड किया कि एक होता है सबकॉन्शियस, अवचेतन मन, which is the large part. 95% is subconscious mind, 5% is the conscious mind. अब खेल देखो कि ये जो subconscious mind है उसके पास कोई verbal power नहीं है, उसके पास कुछ बोलने का वो नहीं है. It is just taking the information. 11 million bits per second की information तो खाली body से ही जा रही है और वो खाली 50 bits पे process कर रहा है. So imagine the mammoth of the data which is coming in, खाली बॉडी से. अब बाहर की अगर मैं ऐड कर दूं तो वो बिलियंस ऑफ बिट्स में जाएगा. सो सबकॉन्शियस माइंड जो है वो खाली इंप्रेशन ले रहा है. अब 0 to 6 years का जो हमारा बच्चों का एज होता है, उस टाइम पे सबकॉन्शियस माइंड ही एक्टिव होता है. The child is seeing parents fighting, the child is having problems in the family. तो ये सब क्या है? अब child थोड़ी प्रोसेस कर रहा है कि अरे ये वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, बस वो अंदर जा रहा है. अब जो सबकॉन्शियस में इमेज बन गया वही ब्रेन के लिए रियलिटी बन गया. उसके पास, उसने कॉन्शियस प्रोसेसिंग तो किया नहीं, वो वहां पे रह गया. और 40 years में जब वो एडल्ट बनेगा तो उसकी लाइफ में भी वही चीज मैनिफेस्ट होगी जहां पे झगड़े हो रहे हैं. बिकॉज सबकॉन्शियसली उसने वही वहां रखा है. तो जो भी चीजें हम सबकॉन्शियस में बचपन से ही रखते जाते हैं, जो इमेजेस हमारे ब्रेन में चलते जाती है, वही इवेंचुअली बाहर आती है. बिकॉज हमने कॉन्शियस लेयर को तो यूज ही नहीं किया है. इट इज जस्ट रिफ्लेक्टिंग बैक टू व्हाट इट वाज. तो आपने जैसे बताया कि आईफोन कहीं ना कहीं योर सबकॉन्शियस वाज रनिंग देयर, बट विथ योर दैट यू वर कॉन्शियसली आल्सो अवेयर. सो द गेम ऑफ मैनिफेस्टेशन इज व्हाट, बहुत ही सिंपल मैं बताती हूँ. कभी कभी मैनिफेस्टेशन के हम क्लासेस लेते हैं, मेकिंग योर सबकॉन्शियस कॉन्शियस. कि मैं आई विल स्टेप बैक, आई विल लुक इनटू माय सबकॉन्शियस पैटर्न्स. इनसिक्योरिटी है, फियर है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, हमेशा दुनिया खराब है, मेरे साथ तो हमेशा यही होता है, लोग ऐसा ही होते हैं, ये तो हमेशा ऐसे ही करता है, ये मुझसे बात नहीं करेगा. यही मेरे सबकॉन्शियस में पड़ा है. अगर मेरे सबकॉन्शियस में यही पड़ा है तो वही मुझे मिलेगा. सो मैनिफेस्टेशन इज लिटरली अ मिरर of what is going along in your subconscious. Very tough to digest. इसका मतलब है कि हम सबकी जिंदगी में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, कहीं ना कहीं we manifest it.
परफेक्टली वी इनफैक्ट मैनिफेस्टेड, ये शरीर भी मुझे मिला है वो मैंने मैनिफेस्ट किया हुआ है, ये जिस हिसाब से मैं काम भी कर रही हूँ वो भी मैंने ही मैनिफेस्ट किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मेरे सबकॉन्शियस पिक्चर में था, लेकिन मैं उसके बारे में कॉन्शियस नहीं थी। हम अवेयरनेस की बात कर रहे थे, आई एम अवेयर वो एक चीज है, लेकिन आई एम अवेयर ऑफ माई अवेयरनेस, दैट इज कॉल्ड मेटा अवेयरनेस। तो हम पीक परफॉर्मेंस स्टडी करते हैं, बहुत सारे लीडर्स, एथलीट्स, तो मैं काफी इंटरव्यूज करती हूँ टॉप परफॉर्मर्स का, क्योंकि बेसिकली आइडिया ये है कि ब्रेन कैसे काम करता है, उसमें क्या अलग है कि भाई हमारे पास वो नहीं है और हम कैसे बना सकते हैं। तो एक बहुत सुंदर सी चीज आती है, एवरी टाइम व्हेन आई एम टॉकिंग टू दीज पीक परफॉर्मर्स, वो हाइपर रियलिटी में जीते हैं। इट इज नॉट रियलिटी, hyper reality, which means whatever is happening right now, I am not only present, but I am also creating that present. Yeah. I am parallelly creating every single moment. I am creating that present. So, quantum, eventually this becomes quantum, right? That smallest of the electron is aware कि कोई उसको देख रहा है, इसीलिए उसने अपना tangent वो change कर लिया। हम आज सुबह ही बात कर रहे थे off camera, right? That beautiful experiment, I think it is in the movie Down the Rabbit Hole. हर बंदे को ये मूवी देखनी चाहिए। What the bleep do we know? Down the Rabbit Hole. इसमें पूरी ये क्वांटम फिजिक्स से हम कैसे हैं, मैनिफेस्टेड रियलिटी है कि we are part of that, you know, it's a beautiful explanation. तो कहीं ना कहीं हाइपर अवेयरनेस, मेटा अवेयरनेस, हाइपर रियलिटी, इस स्टेट में जब आप आ जाते हो ना, तो फिर एवरी मोमेंट यू क्रिएट, द मोमेंट द थॉट कम्स इन, नाउ यू आर कॉन्शियस ऑफ दैट सबकॉन्शियस, और वो सामने आ जाता है। बहुत सुंदर आइंस्टाइन ने बताया, राइट, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। क्यों T इज इक्वल टू MC स्क्वायर? क्यों थॉट उसमें क्यों नहीं ट्रांसफर हो रहा है? क्यों एनर्जी ही मटेरियल में ट्रांसम्यूटेट हो रही है, इट इज नॉट ट्रांसफरिंग। ऐसा नहीं है कि मैंने मेरी एनर्जी वहां पे चली गई और खत्म हो गया, इट इज ट्रांसम्यूटेटिंग। तो जो एनर्जी फील्ड मैं बनाती हूँ, और नॉट जस्ट यू नो थॉट मेक्स दैट एनर्जी फील्ड, माई हार्ट मेक्स दैट एनर्जी फील्ड। हम बड़ी बड़ी बातें चक्रा की करते हैं, उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चक्रा हार्ट आता है। व्हाई? बिकॉज दैट इज डायरेक्टली सेंडिंग द इम्पल्स टू माई ब्रेन, वो सीधा कनेक्टेड है। Okay, heart and brain are directly connected. Yes, और अभी तो 40,000 न्यूरॉन्स ब्रेन के सेल्स हार्ट में पाए गए हैं। एंड oh my god, ऑटोनॉमिक सिस्टम, जो हमारी पिलर सिस्टम है कि अब मुझे भाई रेडी होना है, फाइट फ्लाइट, और अब मुझे रेस्ट एंड डाइजेस्ट करना है, बोथ दीज सिस्टम्स ऑटोनॉमिक प्लेक्सस के द्वारा हार्ट से ही ब्रेन से कनेक्ट। और माइंड और गट का क्या कनेक्शन है? Oh, beautiful. I love, there is a beautiful book by Jensen, it's called Three Brains. तो एक ब्रेन इधर, एक ब्रेन इधर, और सबसे बड़ा ब्रेन इधर। Up to 90% of serotonin, which is our happy chemical, comes from the gut. Imagine कर लो कॉन्स्टिपेशन है और आज सुबह हमें ये इंटरव्यू करना पड़ेगा, क्या होगा? क्या हम एकदम चैन से कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। The gut has a direct relation to your mood. Gut has a relation. एग्जाम से पहले मेरे को लूज मोशन हो जाते थे। Exactly, precisely. एग्जाम से पहले मेरे को छोटे में लूज मोशन हो जाते थे। इरिटेबल बावल सिंड्रोम जो है वो इतना कॉमन हो गया है, और वो इरिटेबल बावल सिंड्रोम सीधा एंजाइटी के साथ रिलेटेड है, सीधा डिप्रेशन के साथ रिलेटेड है। तो गट ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आई फील पर्सनली, आफ्टर सीइंग सो मेनी पेशेंट्स एंड बीइंग विद अ लॉट ऑफ दीज स्टडीज एंड ऑल, लीकी गट इज इक्वल टू लीकी ब्रेन। कोई भी चीज अगर आपको लाइफ में ठीक करनी है ना, तो यहीं से शुरू करना होगा। You have to, और तभी आप let's go back to our Sanatan and let's go back to the ancient wisdom. आपका पूरा एक भगवत गीता का जो 15वां अध्याय है, वो क्या कहता है भाई? तुम्हारा पूरा जठराग्नि, the whole entire your processing system is sitting in your gut. Why is that? Because the food what you are feeding is not directly going into and making your flesh. वो food आप एक बैक्टीरिया को देते हो, जिसको हम माइक्रोबायोम कहते हैं। तो हमारे गट में एक पूरी एक प्रिंट होती है। तो जूही की माइक्रोबायोम प्रिंट अलग है, श्वेता की अलग है। जब मैंने ये अपना स्टूल एनालिसिस करवाया था ना, बड़ा इंटरेस्टिंग फाइंडिंग आया था। मैं तो ऐसे ही रिसर्च के लिए काफी कुछ करते रहती हूँ, ऐसे ही ब्रेन स्कैन सेरेंडिपिटसली हो गया, बाप रे, लिम्बिक ब्रेन को फिक्स करो। सो दैट इज वेयर द माइक्रोबायोम प्रिंट व्हेन इट केम, शॉकिंग फिगर था। वो डाइवर्स होना चाहिए, जैसे गार्डन में कैसे अलग अलग फूल हो, कोई रोज है, कोई मैरीगोल्ड है, ऐसे अलग अलग बैक्टीरिया होने चाहिए। सो 0 से 8 से लेके स्कोर होता है उसका, डाइवर्सिटी स्कोर। मेरा आ गया 0.5, एंड आई एम लुकिंग एट द थिंग एंड सेइंग व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज रॉन्ग, ये ऐसा क्यों है? माई हैबिट वॉज कि मैं एक ही खाना रोज खाती हूँ, देयर वाज नो डाइवर्सिटी इन माई फूड। और मैं समझ रही थी जी मैं 365 डेज में 360 डेज खिचड़ी खाती हूँ, मैं बड़ी सात्विक हूँ, बट आई वॉज एक्चुअली किलिंग माई बैक्टीरिया by doing that.
And then I started to research that better and better, and और पढ़ा तो पता चला कि 60 to 70 raw variety of food should be a part of our life in a week. 56 भोग. हाँ, तो अब बात आ गई फेस्टिवल्स. हर फेस्टिवल में lavish वो होता था. क्यों होता था? हर 2 महीने में जैसे ही सीजन चेंज होती थी, सारे फूड अलग हो जाते थे. हर सीजन में फूड क्यों अलग है? बिकॉज यू आर फीडिंग दैट टाइप ऑफ द बैक्टीरिया विच इज नाउ मेकिंग ऑल योर केमिकल्स. वो बेचारे वहां बैठे बैठे आपको केमिकल दे रहे हैं. वो एक लेयर क्रिएट कर रहे हैं आपकी बैरियर, गट बैरियर बोलते हैं हम उसको, कि कोई भी टॉक्सिन एब्जॉर्ब ना हो, कोई भी चीज एब्जॉर्ब ना हो. अब सबसे बेस्ट बैरियर है घी. अगर आप एक A2 प्योर काउ घी रोज पी लेते हो 1 टीस्पून, इट क्रिएट्स अ बैरियर एंड इट गिव्स शॉर्ट चेन फैटी एसिड, जो ये सारे बैक्टीरिया को हेल्प करते हैं अच्छे से रहने में, तंदुरुस्त रहने में. तो इनका जो टोटल नंबर है वो मेरे 36 ट्रिलियन सेल से भी ज्यादा है. उनका जो जीनोम है वो मेरे जीनोम से बड़ा है. तो मतलब मुझे उनका तो कितना केयर करना चाहिए. बट सिंपल थिंग्स वी मेस इट अप. अब एग्जाम्पल के तौर पे करते हैं, ठीक है, गर्मी की ये है. अब गल्फ में हम रहते हैं, वहां पे सब लोग कॉफी पीते हैं. कॉफी वॉज नॉट अ ड्रिंक विच वुड बी, बिकॉज इट एक्टिवेट्स यू, इट मेटाबोलाइजेस योर दिस बेटर. तो आहार जो है वो हमेशा आपका ज्योग्राफी के हिसाब से फ्रेश होना चाहिए. तो फ्रेश क्यों? बिकॉज एंथोसाइनिन्स जो हम बोलते हैं, जो एंटीऑक्सीडेंट है, वो फ्रेश उस पे ही मिलते हैं, कलर्ड वेजिटेबल से मिलते हैं. रेनबो क्यों कहते हैं कि जी प्लेट रेनबो होनी चाहिए? तो वो सारे आपके माइक्रोबायोम को इफेक्ट करता है. तो जब हम गट ही किल कर देंगे, माइक्रोबायोम्स को किल कर देंगे, फिर हम बोलेंगे जी हम डिप्रेस्ड है. तो ये गट फीलिंग आती कहाँ से? ब्रेन के थ्रू आ रही है? गट, yes, because gut is giving that serotonin, it is giving that, so there is something called gut brain axis. तो गट ब्रेन एक्सिस ऐसे काम करता है कि वो फीलिंग्स को पहले ही नाप लेता है. सो आई गेट इनटू दिस एंड से मुझे आई डोंट थिंक सो, आई फील वेल हियर. कभी कभी हमें वाइब नहीं मैच होती, हम कहते हैं वाइब नहीं मैच हो रही. मेरा किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा है, बट उस आदमी को देखते ही मैं यहाँ के खुन्नस यहाँ है. व्हाट इज दैट? यहाँ से आ रहा होता है वो. Yes, वो क्या है फिर? Absolutely, we call it the gut feeling also, right? And sometimes, most times, your gut feeling is the right feeling. फिर हम उसको rationalize करते हैं. So basically वहां से impulse जाता है. तो there is a nerve called vagus nerve. Vagus nerve सबसे लंबी nerve होती है. Brain से शुरू होती है, toe तक almost जाती है. वो senses ले रही है. It is like, it is a relay station. अरे पैर में क्या हो रहा है? थोड़ा सा समझ लेते हैं. यहाँ पे क्या हो रहा है? समझ लेते हैं. वो constant signal दे रही है. It is giving constant signal. और वो not just signal brain को दे रही है. वो पूरे, because body तो इतना बड़ा है, उसके बायोइलेक्ट्रिक फील्ड भी तो है ना, तो बायोइलेक्ट्रिक फील्ड के भी सिग्नल दे रही है. अब आ गया कि आई थिंक देयर इज अ थ्रेट हियर, देयर इज समथिंग रॉन्ग. तो वो तुरंत ब्रेन को अलर्ट मोड में डाल देगी कि यू हैव टू बी कॉशियस, यू हैव टू बी अलर्ट. तो सिंपैथेटिक एक्टिवेट कर लेगी. तो ये जो कैलिब्रेशन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में. अब हम ये कैलिब्रेशन ही नहीं समझते हैं और हम एक ही स्टेट में जीते रहते हैं. आई एम ऑलवेज इन द फाइट फाइट फाइट. अब वेगस नर्व को हमने कभी कुछ किया? बेचारी को सर्व किया. इट हैज सर्व्ड अस फॉर इयर्स. व्हाट डिड वी डू फॉर इट? उसकी तंदुरुस्ती के लिए हमें करना कुछ नहीं है, केवल डीप ब्रीथ करना है. वी डोंट हैव टू डू मैसिव थिंग्स टू कीप द वेगस. क्या कोई सच में ऐसी रिसर्च हुई जिसमें कहते हैं कि अगर आप ओम का उच्चारण करते हैं तो ये वेगस नर्व को इफेक्ट करता है? बिल्कुल 100%. एंड वी हैव शोन दैट. हमारी लैब में, लिमिटलेस ब्रेन लैब में, जैसे ही हम ओम के अलग अलग, इफ यू एक्टिवेट ओ, अगर आप ज्यादा बोलते हो, लंबा बोलते हो, तो बीटा, विच इज योर फास्ट ब्रेन वेव, दैट गेट्स एक्टिवेटेड, विच मीन्स आई विल बी मोर अटेंटिव, आई विल बी नाउ अलर्ट. और अगर आप म लंबा करते हो तो थीटा, अल्फा और थीटा, which is like slow brain waves which gets activated, which means I'll feel centered, I'll feel calm. So both Om and very simple Bhramri. Bhramri is humming bee, right? I take a deep breath and I just hum. All I do is I'm sending the vibrations across. Enough for the vagus to be activated. You feel calm, you feel relaxed. तो पूरी दिनचर्या में हम बेचारे वेगस का कितना ध्यान रखते हैं. वो तो पूरा दिन अपना काम करती है. हम जानते भी कितना है वेगस को. हम जानते भी लास वेगस जानते हैं, ये वेगस नहीं जानते. यस, हम लास वेगस जानते हैं, ये वेगस नहीं जानते. हम लोगों ने भी अभी कुछ दिन पहले पढ़ा था तो हमें पता चला, अच्छा वेगस नर्व होता है. आप ओम का उच्चारण करते हैं तो इससे अल्टीमेटली यू आर क्रिएटिंग योर रियलिटी. हाउ? Absolutely. This is how you are creating the reality. You are not creating the reality by thinking. Yes. Thinking alone is not giving you the reality. Coherence is giving you that and this reality. is what Bhagavad Gita said, karma. You have to do your karma at last. So, karma, since you came on the action, बहुत interesting ये आ जाता है कि
क्या यू हैव एवरीथिंग हैपेंस थ्रू डेस्टिनी, क्योंकि कल हम बात कर रहे थे एक एस्ट्रोलॉजर के साथ, बहुत ही उम्दा एस्ट्रोलॉजर है, तो मैं कह रही थी अगर प्लैनेट्स ही सब डिसाइड करते हैं, पहले तो मेरा उनका क्वेश्चन था कि शनि जो है वो 1.2 बिलियन किलोमीटर दूर बैठा है, लेकिन वो मेरी लाइफ में इश्यूज कर रहा है। मेरी भी लाइफ में शनि की महादशा चल रही है ऐसा कहते लोग। क्यों why should it create a problem in your life? And if planets only decided everything, then what am I doing here? So मेरा काम क्या है? तो there is something called free will. तो वो जो फ्री विल है ना, वो ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डिसाइड करता है। अगर मैं उस फ्री विल के बारे में हाइपर अवेयर नहीं हुई, इफ आई एम नॉट मेटा अवेयर अबाउट दैट प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स अलाउिंग मी टू चूज, वो विवेक करने के लिए, तो मैं लिम्बिक में या शायद ये प्लैनेटरी पोजीशंस के उसमें ही रह जाऊंगी। एंड दैट इज द रीजन व्हाई मोस्ट पीपल से मेरी लाइफ में तो कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, नहीं होगा, बिकॉज यू हैव मेड दैट, आपके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ने वो एक्सेप्ट कर लिया कि यस, this is all that is going to happen. So everything that karma, whatever I'm doing right now, वो मेरा result भी तो decide कर रहा है ना। अब यही आज मैं यहाँ पे हूँ तो मेरा पिछला कर्मा, my previous action decided, तो जो हम संचित कर्म बोलते हैं, आगामी कर्म बोलते हैं, तो वो कहाँ से generate हो रहा है? Prefrontal cortex से, because my executive function is all happening from here. Okay, right now like we are talking, तो obviously हमारे neurons fire हो रहे हैं, एक primary जो ऑब्जर्वेशन है या पढ़ा है कहीं, उसके बेस पे आई एम आस्किंग क्वेश्चन टू यू, व्हाटएवर। जब हम ये जो आप बता रहे थे अल्फा और थीटा वेव स्टेट, इस टाइम पे हमारे न्यूरॉन्स के साथ क्या हो रहा होता है? बड़े आराम से स्लो फायर करते हैं। जब थीटा स्टेट होता है तो क्रिएटिव स्टेट होता है। थीटा इज द डीपेस्ट स्टेट जहां पे आप अपने सबकॉन्शियस को एक्सट्रैक्ट करते हो। तो आपको जो हम मैनिफेस्टेशन और विजुअलाइजेशन की बात कर रहे थे, वो मैं एकदम अरे मुझे ऑफिस जाना है विजुअलाइज करता हूँ, ऐसे नहीं होता है, बिकॉज दैट इज द बीटा स्टेट। इन दैट बीटा स्टेट योर बॉडी इज ओनली एक्टिव फॉर फाइट एंड फ्लाइट। लेकिन जब आप शाम को यू सिटिंग, एंड दैट्स व्हाई वी हैव बिल्ड दीज फ्रीक्वेंसीज, हमने लैब में ये फ्रीक्वेंसीज बनाई है कि आप खुद से तो थीटा में जाने की वो नहीं करो। ठीक है, ले लो एक ईयरफोन, वो थीटा फ्रीक्वेंसी हम खुद ही बना रहे हैं, हमने म्यूजिक भी दिया है, हमने बाइनोरल बीट्स भी दिए। गो इनटू दैट थीटा, स्पेंड सम टाइम इन द थीटा, क्योंकि जब आप ये करोगे तो आपके ब्रेन में वो केमिकल्स बनेंगे, वो वायरिंग बनेगी जो आपको कामनेस भी दे रही है, कंट्रोल भी दे रही है, नए आइडियाज भी दे रही है, क्रिएटिविटी भी दे रही है। तो हर बंदे को ये बीटा से लेके डेल्टा तक के ब्रेन को मॉड्यूलेट करना चाहिए दिन में। इट शुड बी एन एंटायर डेली एक्सरसाइज। लेकिन हम क्या करते हैं, अल्फा का एग्जांपल देती हूँ। अल्फा इज अ 8 to 10 हर्ट्ज साइनोसॉइडल स्लो वेव। अल्फा आता है व्हेन आई क्लोज माय आईज और आई वॉक बेयरफुट। तो हम दोनों में से कितना 5 मिनट करते हैं? We don't sit with our eyes closed. Yes. So we don't produce alpha. लोग कहते हैं हम सोते हैं, वो तो डेल्टा है, वो तो सबसे स्लोएस्ट वेव है। So आपको अकेला डेल्टा नहीं चाहिए। I have to go through this entire range of brain waves, तभी जाके वो हेल्दी रहेगा। फोर्थ स्टेट जो होती है अवेयरनेस की, तुरिया अवस्था, उसके बारे में ब्रेन क्या कहता है? So, अभी तक तो ब्रेन मतलब न्यूरो साइंस में उसका वो जिक्र नहीं है, लेकिन योगिक साइंसेस में इट्स अ वेरी वेल स्टडीड दिस, राइट? तो न्यूरो साइंस हैज येट नॉट बीन एबल टू अंडरस्टैंड द तुरिया। हाँ, क्योंकि कहते हैं ना एक अलग स्टेट ऑफ अवेयरनेस है। जैसे आपने कहा सोते वक्त तो हम डेल्टा वाले उसमें मोड में, बट वो लोग कहते हैं कि उसके अलावा भी एक स्टेज है। सो अभी जापान में कुछ ट्रायल चल रहे हैं, ल्यूसिड ड्रीमिंग, विच मीन्स कि जब मैं ड्रीम कर रही हूँ तो उसको स्टडी करने के लिए कि वो मेरी क्या रियलिटी में वो कर रहा है। सो आर माई ड्रीम्स रिलेटेड टू माई रियलिटी और एम आई ड्रीमिंग माई रियलिटी? समटाइम इट हैपेंस कि हमने जो सपना देखा है ना वो सच होता है, एज इट इज वो हो जाता है। डीजा वो भी होता है ना, जैसे यू वॉक इनटू अ सर्टेन प्लेस, मुझे लगता है अरे मैंने तो ये देखा सा लग रहा है। ये कहाँ पे? तो एक साइंटिस्ट है जिन्होंने, देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट व्हिच ही हैज प्रेजेंटेड, इट्स कॉल्ड मॉर्फिक मेमोरी, व्हिच मींस मेरे ब्रेन में तो ये मेमोरी है ही है, मेरे आसपास भी एक क्लाउड की तरह मेमोरी है, वो है मॉर्फिक मेमोरी, जो इवन इन लाइफ्स कैन कंटिन्यू। तभी मुझे पास्ट लाइफ रिग्रेशन मैंने डॉक्टर ब्रायन वेस्ट के साथ किया। आई लर्न फ्रॉम हिम एंड आई यूज टू वेरी क्यूरियस। जब मैंने मेनी लाइव्स मेनी मास्टर्स सबसे पहला वो किताब पढ़ा था, तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? मुझे तो कल क्या मैंने खाना खाया वही याद नहीं रहता है। पिछले हफ्ते मैंने क्या किया, और ये बात करी है जी पास्ट लाइफ की, और वो एविडेंस बैक्ड है, बिकॉज दे वेंट टू द जर्मनी। ये जो एक कैथरीन करके पेशेंट थी, ये पेशेंट तो नहीं क्लाइंट थी, तो शी स्टार्टेड टू स्पीक इन हिप्नोसिस जर्मनी में। तो बोले जर्मन कैसे? अमेरिकन वुमन स्पीकिंग जर्मन। शी वॉज अ सोल्जर इन अ वॉर, वहां पे वो जर्मन सोल्जर थी और वो वॉर पूरी फायर में हो गई थी, द शिप वॉज बर्न्ड। आज उसको इस बर्थ में शी इज अफ्रेड ऑफ फायर। सो वेयर डिड दैट फोबिया
come from? That phobia came from that memory. तो वो memory कहीं ना कहीं ये morphic cloud में है. बट मेमोरी को लेके जो हम लोग पढ़ते हैं कि वी ऑलवेज रिकंस्ट्रक्ट इट. Yes. जब मैं कोई चीज पुराना याद करने की कोशिश करती हूँ तो ऐसा नहीं है कि वो एक्चुअली उतना ही हुआ होगा. आई समटाइम आई ऐड समथिंग, समटाइम आई डिलीट समथिंग. तो ये फिर मेमोरी का क्या? सो मेमोरी तो एक मतलब एक बहुत ही गहन विषय है. सोचो 2 मिनट के लिए हम ऑडियंस से भी पूछते हैं कि मान लो मेमोरी है ही नहीं है. मेमोरी की पहले तो ये सवाल पूछते हैं क्या मेमोरी चाहिए? राइट. व्हाट डू यू थिंक? बी इन द मोमेंट के लिए शायद तो मुझे नहीं लगता कि चाहिए था. लेकिन मान लो कि आपकी एज जूही देयर इज नो मेमोरी इन यू, क्या होगा? मुझे मैं की वो रहेगी, पता नहीं. Whether you will be identifying with anything, you don't know. Whether you will be connecting to your emotions, नहीं होगा. Whether you will be connecting to who you are as a person, वो भी नहीं होगा. So memory जो है वो fundamentally बहुत important है. Memory हम समझते हैं जी मेरी चाबी नहीं मिल रही है या मेरा ये पेपर में ये मैंने कहाँ रखा था वो नहीं है. That is a very superficial working memory. लेकिन memory in the deepest of the sense is actually creating my reality. अब बचपन की अगर हम बात करें, हमें बहुत क्लियरली कुछ कुछ चीजें याद रहती है जो जहां पे हमारे इमोशन जुड़े होते हैं ना, वेर आई एम डीपली इमोशनली कनेक्टेड, वो मुझे कभी नहीं भूलता है. बिकॉज वो एनकोडिंग जो है ना उसको हम सीमेंट कोडिंग कहते हैं. अच्छा, कई बार ना कैसा होता है जैसे हमने सिर्फ कोई कहानी सुनी होगी लेकिन हमें लगता है कि हमने वो देखा था बचपन में. बिल्कुल. और कहानी से मुझे वो हो रहा है कि जो बच्चे होते हैं ना, जब हम ये सबकॉन्शियस की बात कर रहे होते हैं, वो क्यों उनको कहानी से हम समझाते हैं, क्यों हम उसको कहते हैं कि नहीं जी ये आपको ऐसे ट्रुथ बोलना चाहिए. तो हम उसको कहानी में क्रिएट करते हैं. व्हाई वी डू दैट? बिकॉज व्हेन वी आर लिसनिंग टू अ स्टोरी हम वो इमेजेस क्रिएट कर रहे होते हैं. जितने ब्रेन के पार्ट्स को हम ज्यादा यूज करें ना, उतना वो कंसोलिडेट होता है, उतना उसमें वो इंफॉर्मेशन स्टैक होते जाता है. एंड दैट्स व्हाई स्टोरी टेलिंग creates a huge impression for people. अभी फिलहाल ही मैं एक कॉन्फ्रेंस में गई थी, वहां पे एक बहुत सुंदर स्टोरी टेलर आए थे. उन्होंने एरियल की एड दिखाई. एरियल की एड में दिखाते हैं कि द फादर इज टेलिंग द डॉटर कि सब ये मेरी गलती है, जब तुम पैदा हुए थे मैं इतना बिजी था, मैं ऑफिस में था, मैं ये था. शायद ऑडियंस ने ये एड देखी होगी. तो मैंने आपको इतना टाइम नहीं दिया था, ये नहीं किया था. बेसिकली व्हाट दे वर ट्राइंग टू शो is that the girl was struggling with the laundry and the man says, the father says, oh I wish I helped your mom in doing the laundry, let's share the load, #share the load. तो ये स्टोरी सबकी घर की लाइफ होती है. The moment you listen to the story, your images start to come in. अभी मैं बात कर रही थी, hold your mind right now. आपके घर में भी यही सारी चीजें आपके दिमाग में आई होगी. Mom, dad, laundry, right? All this also came to your mind. मशीन, मेरे अपने घर का मशीन आया दिमाग में. Exactly. वो ऐसा लगा जैसे कि अभी कोई ऐसा अंदर है जो बैठ के कपड़ा उसमें डाल रहा है. See? And ये क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था माइंड. Yes. Immediately, right? Yes, immediately. Right here and now. हमें कोई पीछे भी नहीं जाना पड़ा, आगे भी नहीं जाना पड़ा. बिल्कुल. So that is the ability of the brain to think in images, to create, to store. अब ये बहुत बड़ा स्टोरेज है. 2.5 petabytes का स्टोरेज है. Which means if I stack all the entire memory into even a Burj Khalifa, it won't be enough. सोचो 300 साल आपके वीडियो रिकॉर्डर्स चला लो, पूरे जी मीडिया के सारे रिकॉर्डर्स को आप 300 years चला लो, फिर भी मेमोरी एग्जॉस्ट नहीं होगी. अब इतनी डीप मेमोरी, इतनी बड़ी है, और हम करते क्या है लाइफ में? मुझे याद ही नहीं रहता, मुझसे तो ये होगा ही नहीं, आई एम इनकेपेबल. सो वी आर सो मच इनटू द चैटर, वो बीटा 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 स्टेट, कि हम ब्रेन के पावर को हैक ही नहीं कर पाए. So, सबसे पहली चीज ब्रेन के पावर को हैक करने की होती है कि समझो, बिकम अवेयर, देन केयर दैट आई नीड टू दिस. बट अवेयरनेस के लिए ना इट नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. मतलब एक आम आदमी इतना कैसे करे? आम आदमी को ही तो करना है. हाँ, कैसे करे, ये कैसे अवेयर रहे? So see, the beauty is it's not a very complex thing. तो मैं अपनी थोड़ी सी स्टोरी बताती हूँ कैसे मैं इस पूरी फील्ड में आई, लिमिटलेस ब्रेन लैब कैसे शुरू हुआ, और आज लिमिटलेस ब्रेन लैब ने ऐसा एक स्कैनर बनाया है, शायद वो इंडिया का फर्स्ट तो है ही है, मे बी वर्ल्ड में भी इतने कोई लोग इस पे काम नहीं कर रहे हैं. हम कह रहे हैं जी सबके ब्रेन को स्टडी करके आपको एग्जैक्टली बताएंगे कि ये 17 पैरामीटर्स आपके कैसे काम कर रहे हैं. नॉट जस्ट दिस, वी विल टेल यू एन एंटायर ब्लूप्रिंट एंड द प्लान टू मेक चेंजेस. तो आम आदमी के लिए ही अब इमेजिन करो कि नाउ यू आर यूजिंग द इवैल्यूएशन ऑफ योर ब्रेन टू अंडरस्टैंड योर रियलिटी. तो मेरी लाइफ में अच्छा सब कुछ जा रहा था, 13 गोल्ड मेडल्स, बेस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज, यूएन के साथ काम किया, स्टडीड फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, एवरीथिंग इंटेलेक्चुअली टक टक टक, ऑल वेल. मेरी एक बचपन की दोस्त थी, 25 years of a relationship. She went into marketing, I went into medicine, but almost we grew up, she was like my sister.
कुछ फ्लिम्जी झगड़े हो गए एंड वी सेपरेट. और वो जो इमोशनल ट्रॉमा था, वो जो इमोशनल टॉर्चर था, I was not feeling happy. I was not feeling contented. मैं काम कर रही थी for the sake of working, but internally I was completely like dry, you know. And I then at a point 1 साल गया, 2 साल गया, 3 साल, मैंने कहा मैं क्या कर रही हूँ? I stepped out of life and I said that what is happening, you know. And luckily I was in US at that time and there was a romantic breakup study going on. मैं वहाँ पे गुजरी और वहाँ पे लिखा romantic breakup, you know, manifestation Yes, जैसा हो गया. yes. I knocked the door and I told the guy, can you do my brain scan? So he says, tell me your story. I said, but it is not a romantic breakup. It's a childhood friendship breakup. So he says, no, inclusion criteria में नहीं आता है. आपको $25,000 भरना पड़ेगा. Take the dollars because I am so unhappy inside that I have to fix this. तो उसने मेरा functional MRI, PET scan, EEG सब कुछ किया. और सबसे पहली बार जब उन्होंने शो किया वो ब्रेन, तो मुझे ना शर्म आई. उसने पूछा, you are a neurologist? I said, I was so ashamed. I said, my brain is up there and I don't want to claim I'm a neurologist, you know, okay, I can read the brain. And he showed me the areas and he says, the exact picture we see in people with heroin addicts. So I was shocked. I was like, heroin addiction? मैंने तो कभी heroin देखा नहीं, cocaine कुछ भी नहीं. The attachment which I had yes. was almost like heroin addiction. And that's why all the circuits were upside down. My limbic brain was all the time in the closed mode. And if I go into bioelectric mechanisms, my heart chakra was not functioning. I was completely closed down. तो अगर आपका heart chakra नहीं है, how can you feel well, right? So मैंने उसको कहा कि, and then he told me, he says, doc, you need help, you know, you need help from a psychiatrist or a psychologist. I said, no, they practice just next door, but I'm not going to go that door. I will explore all the modalities. So I started to go to ancient wisdom. Okay. Luckily, I was quite exposed to Vedantic studies and, you know, Bhagavad Gita. So I started to go back mantra chanting, this chant. Then I found out that, Are Hanuman Chalisa. What is Hanuman Chalisa doing? Hanuman Chalisa, as you chant, is giving box breathing. Jai Hanuman, Gyana Guna Sagar, Jai. So you see, you hold the breath. Yeah. When you hold the breath, you are creating that limbic brain को शांत कर रहे हो आप. Basically, it is trying. Okay, इसीलिए डर लगता है. इसीलिए वो कहते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ते हैं. There you go. तो डर लगता है, वो लिम्बिक है, fear, fight, flight, fear. Right. अब आपने हनुमान चालीसा कर लिया, आपने अपने कोहेरेंस को ठीक कर लिया, वेगस नर्व तक को एक्टिवेट कर लिया, because the way you are breathing, it is helping you. Yeah. So I said, यार ये तो एक चीज when I started to do, it was कमाल. Humming bee से इतना बड़ा power. हमने एक ब्रेन की बात नहीं करी जो है गामा. That is like a super brain wave. अगर आपका गामा पूरे ब्रेन में आता है, which means your brain is firing at the fastest frequency, जो अभी तक के स्कैनर्स पे पिकअप कर पाए. योगीज जो होते हैं, मेडिटेटर्स होते हैं, उसमें एप्सिलॉन, 1-2 और वेव होते हैं जो लाम्बड़ा वगैरह जो हम नॉर्मल स्कैनर्स में नहीं देख पाते हैं, तो वो गामा भी प्रोड्यूस करता है. तो आप सोचो, 2 बार मैंने हमिंग भी कर ली और मेरा गामा आने लगा. मैंने कहा वाओ, दिस इज अमेजिंग. फिर देयर इज समथिंग कॉल्ड अल्फा पीक. तो ये सारे मेजर्स होते हैं ब्रेन में जिससे आपका ब्रेन एकदम फिट एंड बेस्ट रहे. तो अल्फा का पीक जो होता है वो आपको रीडिंग की स्पीड देता है, आपको डिटैच्ड अटैचमेंट देता है, काफी सारी चीजें अल्फा पीक करता है. तो मैंने देखा अल्फा पीक अरे बढ़ाते हैं, तो आई वेंट टू, मेरी लैब तो चली रही थी लेकिन मैं खुद पे कभी ये सोचा नहीं था कि मैं ये सब करूंगी. Right. अब खुद को चेंज करना है, तो आई स्टार्टेड टू स्कैन प्रीटी मच एवरी सिंगल डे. EEG बोलते हैं हम उसको, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम. सो एंड एवरी सिंगल डे आई सेड अरे लाइट से देखते हैं क्या होता है, साउंड से देखते हैं क्या होता है, मंत्रा से क्या होता है. और ये अल्फा पीक बार बार मेरे दिमाग में आ रहा था कि इसको बढ़ाते हैं, इसको बढ़ाते हैं. मेरा 10 पे चल रहा था, 8 से 12 होता है. मैंने कहा अगर मैंने 12-13 कर लिया, बिकॉज वो हम पीक परफॉर्मेंस में तो देखते ही थे. राइट. सो कहीं ना कहीं वो पीक परफॉर्मेंस का डेटा तो था ही हमारे पास. तो मैंने कहा ये 12-13 करने के लिए क्या करें. जैसे ही हमने गायत्री मंत्र प्ले करना शुरू कर दिया, आई जस्ट टोल्ड माई गाइज 108 में करूंगी गायत्री मंत्र, रोज करेंगे 21 दिन, 45 डेज, 90 डेज पे हम इस ब्रेन के को एनालाइज करेंगे. It started to pick up. At a point in time, 90 days पे वो 13.5 हो गया. मतलब बेस्ट ऑफ द अल्फा पीक. अल्फा पीक जैसे ही आ जाता है, आप 3-4 किताबें पढ़ सकते हो दिन में, आप जो भी याद रखना है वो याद रख सकते हो, आपके आइडियाज की एक अलग ही लेवल हो जाती है. सबसे बड़ी चीज, आप स्ट्रेस नहीं फील करते हो, बिकॉज अल्फा इज रिलैक्स वेव, राइट? रिलैक्स एट द सेम टाइम फुली अवेयर. सो ये मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया है, गायत्री मंत्र इज डूइंग दिस. सो देन वी स्टार्टेड टू कलेक्ट मोर एंड मोर डेटा. It was like a huge doorway into the things. Homa हम करते हैं, the Homa offering. So
मुझे पहले लगता था अरे यार क्या बोरिंग सी चीजें बिठा देते हैं, नो एक तो एक पॉल्यूशन भी कर रहे हैं। एग्जैक्टली मुझे लग रहा था पोल्यूशन कर रहे हैं, इतनी सारी चीजें वेस्ट करते हैं, मैं तो लगता है अरे घी लो खाने के लिए नहीं है, आप यहाँ पे डाल रहे हो। सो यू नो व्हाट हाउ स्टूपिड आइडियाज दैट वी हैव। जब हमने स्टडी करना शुरू किया, होमा मुझे लग रहा है कि एक ऐसी सिंपल डिस्कवरी है हमारे एंशिएंट साइंसेस की, ऋषि मुनि की, और हमने स्माइल्स करके एक ऑर्गेनाइजेशन है मोनिका सिंगल जी का, उनके साथ हमने एक कोलैबोरेटिव स्टडी किया। तो हमने सारे लोगों को बुलाया, वॉलंटियर्स को, उनके ब्रेन के स्कैन प्री एंड पोस्ट एक होमा के बाद की है। 20 मिनट्स ऑफ होमा, नथिंग की एलॉबरेट एटसेट्रा एंड ऑल। आप मंत्र चैंट कर रहे हो, आप फायर में ऑफरिंग दे रहे हो, आहुति में भी जो भी 3-4 चीजें करेक्ट लगती है वही आप दे रहे हो। प्री एंड पोस्ट के डिफरेंस में हमने 2 चीज पाई। एकदम सिग्निफिकेंट थीटा बना, बहुत ही अच्छे वाला गुड क्वालिटी थीटा एंड गामा। अगर ये आपका बन गया और आप सोचो रोज आप 10-15 मिनट ये करते जाते हो, तो इट इज लाइक यू आर शार्पनिंग द एक्स, यू नो, फिर आप कुछ भी जो भी करना है आप कर सकते हो आपकी बुद्धि से। बट इसको हमेशा प्रैक्टिस में रखना होगा कि एक बार के बाद छूट गया तो चलो कोई बात नहीं, अब शिव हो गए हैं आप। वो नहीं होता है। वो नहीं होता। तो ये जब गायत्री मंत्र का ये हुआ ना 13.5, अब मुझे लगा बहुत अच्छा, अब मेरा 13.5 बन गया। नो, एंड देन यू नो स्लोली इट स्टार्ट्स टू कम डाउन। That is the reason why पुराने जमाने में सुबह उठते से लेके रात तक हर वो दिनचर्या थी, लाइफस्टाइल वाज ओनली लाइक दैट ऑल दिस वाज इंटीग्रेटेड। सुबह उठ के सन को आप देखते हो, 7 या 8 मिनट देखना ही चाहिए, सूर्य अर्घ करते हो। तो जब आप वो अर्घ करते हो, व्हेन यू आर लुकिंग एट द सन, यू आर हीटिंग डायरेक्टली सुप्राचायस्मेटिक न्यूक्लियस। दैट न्यूक्लियस हाउसेस योर मोस्ट पीनियल ग्लैंड्स मेलाटोनिन प्रोडक्शन। तो वहां से वो पीनियल से लेके पिट्यूटरी, और वो आपकी पूरी एक्सिस पे काम करता है। तो रात में आपको कितना मेलाटोनिन मिलने वाला है, आपकी स्लीप कैसी होने वाली है, वो सुबह में डिसाइड होता है। पीनियल ग्लैंड को थोड़ा सा समझाइए ना आम भाषा में। पीनियल ग्लैंड मेरी सबसे फेवरेट है। मुझे भी अच्छा लगता है, महादेव की तीसरी आंख। एग्जैक्टली, पीपल से इट्स अ थर्ड आई, बट थर्ड आई फाइटोजेनेटिकली स्पीकिंग, मतलब ब्रेन एनाटॉमिकली स्पीकिंग, इट इज नॉट लाइक अ थर्ड आई। वो ऐसे ही बना था, इट वाज इनिशियली लाइक अ लिटिल दिस इनटू इट, बट देयर आर 2-3 वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स इन पीनियल ग्लैंड। तो अभी हमने एक प्रोफेसर का इंटरव्यू लिया था, डॉक्टर डीटर्स बोर्स करके हैं जर्मनी में। ही हैज रिटन 19 बुक्स एंड ही इज कॉल्ड द पीनियल मैन ऑफ द वर्ल्ड। उसको जितनी जानकारी पीनियल ग्लैंड की है वो किसी के पास नहीं है। तो अभी कुछ हफ्तों पहले की बात है, तो मैं उनसे बात कर रही थी, मैंने कहा व्हाट इज पीनियल ग्लैंड इन योर आईज। अब जिस बंदे ने इतना बड़ा पीनियल ग्लैंड के बारे में स्टडी किया है, तो उन्होंने कहा कि देखो पहले तो सबसे वो छोटा सा चीज होता है, इट्स लाइक अ लिटिल स्ट्रक्चर, पी लाइक स्ट्रक्चर। बट वो मुझे पूछ रहे थे, श्वेता वेयर डू यू थिंक इट इज हाउसिंग? इट इज हाउसिंग एग्जैक्टली इन द सेंटर ऑफ द ब्रेन। Okay. आप कहीं पे भी नाप लो, इट इज इन द सेंटर ऑफ द ब्रेन एंड इट इज द ओनली स्ट्रक्चर विद सिंगल। बाकी सारी चीजें 2 होती है, लेफ्ट राइट, लिम्बिक में भी लेफ्ट राइट, थैलेमस भी लेफ्ट राइट, वो एक ही चीज है जो बिल्कुल बीच में है, सेंटर में है। एंड एज पर हिम, बिकॉज ही ऑल्सो स्टडीज कॉन्शियसनेस एंड ऑल, ही सेज इट इज लाइक द केंद्र बिंदु पूरे कॉस्मोस का। It is like that one little antenna which can do anything that you want in life. So I was just saying कि वो कैसे होता है? तो बोले pineal gland की special practices होती है। pineal gland के एक्टिवेशन से आपके पूरे बॉडी का रेगुलेशन ऑटोमेटिक हो जाता है। द हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी, वो एक पूरी एक्सिस रहती है। तो जो हम बात कर रहे थे ऑटोनॉमिक, हार्ट से ब्रेन का कनेक्शन, वेगस नर्व का, ये पूरा यहीं पे छुपा हुआ है। सो द पीनियल ग्लैंड विद द पिट्यूटरी इज लाइक मास्टर कंट्रोलर्स। तो अगर आप उसी को कंट्रोल कर लेते हो तो आपकी बाकी की सारी चीजें ठीक हो जाती है। हाउ टू कंट्रोल दिस? तो पीनियल ग्लैंड में कैल्सिफिकेशन हो जाता है। कैल्सिफिकेशन इज डैमेज ऑफ द पीनियल ग्लैंड। अब फ्लोराइड की टूथपेस्ट से भी हो सकता है। लाइक देयर आर एम्पल टॉक्सिक थिंग्स व्हिच आर इंपैक्टिंग द पीनियल ग्लैंड। इनफैक्ट बच्चों का तो वी हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल बिकॉज दैट इज वेरी सेंसिटिव ड्यूरिंग दैट टाइम। सो यू हैव टू एक्चुअली बी कि भाई बच्चों को कम से कम टॉक्सिन एक्सपोजर, अब ये प्रिजर्वेटिव्स हो गए, केचप खा लिया जी, ऑल दोस थिंग्स व्हिच आर हैविंग अ लॉट ऑफ प्रिजर्वेटिव्स कैन एक्चुअली बी इम्पैक्टिंग टू द लेवल ऑफ द पीनियल ग्लैंड इटसेल्फ, तो पीनियल ग्लैंड का हेल्दी फंक्शनिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो कैसे करते हैं? तो वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव certain right frequencies, certain mantras which are directly impacting the functioning of that pineal gland. That is very, very important. So he has created certain frequencies in his lab where the most effective functioning of the pineal gland happens. So ये मुमकिन है। हमारे पुराने जमाने में भी हम कहते थे ना वो क्या है, त्रिनेत्र या the third eye activation. So जो ईस्ट में हम third eye activation बोलते हैं वो क्या है? Basically it is healthy functioning of your
pineal मैं gland. कहीं एक बार पढ़ रही थी कि तिब्बत में तो बकायदा एक तरीके की सर्जरी करने की कोशिश की गई थी कि यहाँ पे कुछ है जिसको एक्टिवेट करते हैं, लेकिन लोग पागल हो गए उस टाइम पे उससे, तो फिर बंद कर दिया गया या क्योंकि नहीं, that is also possible because आप suddenly अगर कुछ एक्टिवेशन, see brain that way is also very sensitive ना, कि अभी हम कल ही बात कर रहे थे और बहुत अच्छा अष्टांग योग पे बात चर्चा चल रही थी. अब हम सीधा अष्टांग योग में कहाँ से शुरू होता है? अष्टांग योग ध्यान सीधा नहीं कहता है. राइट, कहाँ से आता है? यम, यम, नियम. तो ये क्यों होता है? यम और नियम की जरूरत क्यों है? यम और नियम इसीलिए चाहिए कि आप पहले क्लेंजिंग करते हो. You are trying to stabilize the entire hormonal system. You're stabilizing your body system. फिर जाके आप ध्यान करते हो. अगर आपने सीधा ध्यान करना शुरू कर दिया तो ब्रेन में डैमेज हो सकता है. और वो हम देखते हैं. इनफैक्ट मेरा ही एक पेपर है कुंडलिनी सिंड्रोम पे, कि कुंडलिनी जब there are people who are कुंडलिनी बड़ा उससे जाते हैं. Yes, there is nothing wrong in practicing, but ये सारे यम नियम से आपको शुरू करना है. आप you can't suddenly start with an ecstatic practice. तो उसमें cerebellum के damage वगैरह तो काफी there is enough research which has been done in this regards as well, you know. कुंडलिनी, do you believe in कुंडलिनी? So अब क्या किसी ने कुंडलिनी देखी है? नहीं, देखी तो नहीं है, but the process, the way in which we are trying to say कि आपकी energetic system जो है वो आपके physiological system से align हो रही है. चक्रास क्या है? चक्रा भी कोई we just assume that this is the bioelectric fields, right? This is how the but when I move like this, अगर मैं ऐसे करूं और मेरे पास कोई bioelectric meter है तो क्या वो measure नहीं कर पाएगा? वो जरूर कर पाएगा. Everything which is moving has an energetic field, right? So वही energy और mass का principle है वो तो यहाँ पे भी लागू पड़ता है. तो मेरे चक्रा के उसमें भी there is something movement which is happening. But how are they functioning and how are they related to my internal physiological system? वही that is what the science is trying to integrate. तभी वही तो integration of science and spirituality है. I know that consciousness का तो अभी कोई सीधा जवाब नहीं है, but what you think? Consciousness का बिल्कुल सीधा जवाब नहीं है, but a lot of work is happening. मुझे ऐसा personally लगता है जो ये कि अगले 10 साल brain का time है, उसके 10 साल consciousness का है. जब AI will be at its peak, where everything would be automatically taken AI care. ने इस डिबेट को और बड़ा कर दिया कि what is consciousness then? अगर हम सच में सिर्फ if I am creating कुछ information ले रही हूँ, neurons फायर हो रहे हैं, पैटर्न्स बन रहे हैं और इसके बेस पे मेरा पूरा जीवन चल रहा है, देन एआई भी तो वही करने लगेगा. Where is the difference? Correct. Where is that line कि हम अलग हो गए? Yes, तो every time when consciousness comes in, एक Levine करके प्रोफेसर है, उसका मुझे स्टडी याद आता है. तो what he did was he put the brain electrode and then he wanted up, for example, I'm touching here and he wanted to measure the electronic activity which is coming at the electrode here. So the experiment was set up and all that. Even before I touched, the electrode actually showed activity. My intention of touch also showed that activity. So which means he was shocked. He thought कि यार ये तो brain तो खाली एक तरफा सिग्नल ही ले रहा है. This was out of his expectation. तो वो कहाँ से आया? Where did that neuron fire even before the touch happened? That is somewhere the logic of consciousness. कि all the time there is some consciousness which is working even to operate your instrument. Then how to understand कि okay सब मेरे ही हाथ में था, it was my choice. That is the game. That is the Everything is in your choice. Everything is in your hands. So कोई But if we don't have free will, then how we are choosing? You have free will. You have free will. And that is where being conscious of the consciousness and of the subconscious is the entire game again. Right? You have to be aware. आपको वही तो उसी का तो conscious रहना ना. आप कितने लोग इतने भी अवेयर है कि भाई जी हाँ मेरे पास इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट है, मेरे पास इतना बड़ा एंटीना है, इस एंटीना से मैं कोई भी फ्रीक्वेंसी कैच कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी हम रोते रहते हैं. मेरी ना वो बहुत अच्छा, मैं एक एग्जांपल देती हूँ. जब व्हेन पेशेंट्स एंड ऑल आई सी पेशेंट्स ना, तो मैं कहती हूँ जी मोजार्ट सुना है? हाँ, मोजार्ट बहुत अच्छा गाना गाता है, ठीक है, ही इज द बेस्ट म्यूजिशियंस. अब आप कहते हो कि मैंने रेडियो लिया, अरे मोजार्ट तो अच्छा नहीं गाता है, अच्छा नहीं गाता है. मैंने कहा आपके रेडियो को थोड़ा सा ट्यून करो, अभी आ जाएगा मोजार्ट. तो मोजार्ट में प्रॉब्लम नहीं है. इट इज माई रेडियो विच इज नॉट ट्यून्ड. सो इट इज माई रिसीवर विच इज नॉट ट्यून्ड टू दैट कॉन्शियसनेस. इट इज माई रिसीवर विच इज नॉट अंडरस्टैंडिंग द एंटायर यूनिवर्स एज अ यूनिवर्स और एज अ यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस. वहां पे प्रॉब्लम है. तो मेरी ट्यूनिंग मुझे सीखनी है, मेरी ट्यूनिंग मुझे करनी है. उसका सबसे पहला प्रिंसिपल क्या होगा? पहले मैं इस रिसीवर को समझू, इस रिसीवर को समझू, एंड देन आई ट्राई टू गो बियॉन्ड. कहाँ न्यूरोलॉजी साइंस, पूरा मॉडर्न साइंस, कहाँ एंशिएंट प्रैक्टिसेस,
ये यहाँ तक कैसे आ गए? So beautiful question, you know. So I consider myself extremely lucky. तो यहाँ पे मैं सोचती हूँ कि कुछ ना कुछ luck means मेरा पूर्व जन्म का कोई कर्मा होगा. That karma led me into a spiritual journey parallelly. तो मैं पढ़ाई कर रही थी, मेडिकल की हमारी स्टडी ना बड़ी लंबी चलती है, 15 साल हमें पढ़ना पड़ता है न्यूरोलॉजिस्ट बनने के लिए. उसी पैरेलल टाइम आई मेट माय स्पिरिचुअल टीचर स्वामिनी विमलानंदा जी करके हैं फ्रॉम चिन्मय मिशन. तो वो मैं उनके साथ ट्रैवल करती थी, वो भगवत गीता पढ़ाते, काफी सारी वेदांतिक टेक्स्ट वगैरह पढ़ाते थे. तो मैं उस टाइम पे वो मुझे 4 बजे सुबह कभी भी बोलते थे, श्वेता मेडिटेशन का क्लास है. मैंने कहा आई एम हैप्पी हॉरिजॉन्टल मेडिटेटिंग, मुझे सीधा बैठना नहीं है. एंड आई विश आई डिडंट डू दैट एट दैट टाइम, बट आप यू आर यंग, यू आर 20 इयर्स होते हो, यू डोंट टेक दिस सो सीरियसली, एंड देन आई क्वाइट सो 15 साल मेरी पढ़ाई चली और 15 साल उनके साथ ट्रैवल चला. तो सेरेंडिपिटसली आई वाज एक्सपोज्ड टू ऑल द एंशिएंट विजडम. तो मनीषा पंचकम, विवेक चुडामणि, तो सारी टेक्स्ट पढ़ते गए, सारे उपनिषद पढ़ लिए, लेकिन तब वो इंटरसेक्शन का कोई वो नहीं था. But when this emotional problem came in my life and I was not able to get into the modern this of it, serendipitously all this again started to come back to me कि अरे अब मैं ये मंत्रा करती हूँ, अब मैं अपनी साधना में सीरियस हो जाती हूँ. साधना क्या है? क्या साधना है आपको? मन को ही तो साधना है. मेरा क्या चल रहा था, मेरे लिम्बिक सिस्टम में और सबकॉन्शियस में वो बैठ गया था कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरी दोस्त ने मुझे ऐसा कर दिया, अब मेरी जिंदगी खत्म हो गई, अब मैं कुछ और नहीं कर सकती हूँ, आई एम डूम्ड, तो यही तो हम करते हैं. तो इसी मेरी फॉल्स बिलीफ को साधना, वही तो साधना है ना. So every day then slowly all this started to come in. So it was like a little serendipitous this into it. But जब मैंने इसके पावर को समझा कि होमा से wow, you're transforming your brain. एक मंत्र से, ओम से, you're completely changing the circuitry and the physiology. वहां से then I said, no, I cannot keep it to myself. We have to grow this into a big movement. और इसीलिए मैं शुक्रगुजार भी हूँ. इनफैक्ट न्यूरो ग्रेटिट्यूड पे भी हमारी एक बुक आ रही है, बहुत ही जल्द ग्रेटिट्यूड पे. हाँ, so nice. I am very thankful also, grateful कि कहीं ना कहीं all these simple practices हमारे यंगस्टर में हम इंस्टॉल करते हैं. Let us have a न्यूरो बेस्ड डेली ब्लूप्रिंट वेयर दे वैल्यू कि मैंने एक डीप ब्रीथ कर लिया, एक बार मैंने वेगस को स्ट्रॉन्ग कर लिया, एक बार मैंने लिम्बिक सिस्टम से हट के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बना दिया, देन यू सी द मैजिक व्हिच हैपेंस इन लाइफ. एक ऑडियंस के लिए क्वेश्चन है, जितनी भी बहुत सारे यंग ऑडियंस आजकल हम लोग, यस वी सफर फ्रॉम ब्रेकअप वाला पूरा पोर्शन हमसे झेलता नहीं है और वो इतना टफ हो जाता है कि हमें लगता है चलो खत्म किया जाए, बहुत हो गया. एंड यू आर अ न्यूरोलॉजिस्ट and that was not breakup but yes de-attachment, both case de-attachment. Please tell us step by step as a neurologist how to overcome this. Because love we understand love only as attachment, right? तो हम उसको नारद भक्ति सूत्र में बहुत अच्छा कहा है, प्रीति, आसक्ति और भक्ति. There are so many layers of love. The moment you understand love from the actual perception of love, ना ये सारे जितने भी पेन है ना वो सब गायब हो जाएंगे. Because love is only about giving. It is unconditional. अब हम सारी कंडीशन लेके बैठते हैं ना. एक जोक मुझे याद आ रहा है. The two people were sitting and there was a beautiful hair for this woman which was there, and this man always said, "आहा तुम्हारे बाल बड़े सुंदर है, बाल बड़े सुंदर है." 5 मिनट बाद उसने बाल उतार के टेबल पे रख दिए. हाँ, yes. So where is that love? Yes. So that was that love in the beauty of that hair. So this is how we operate. Unfortunately, the entire relationship. So step number 1, आपने step by step पूछा. The step number 1 is question yourself. Are you attached or are you really having love or that compassion, care, जो भी आप बोलो. Second is if you had a breakup, I always feel what you go through life, you always grow through life. So there is always a lesson. Somewhere you have to question your subconscious कि मेरी पैटर्न क्या है, मैं क्या लेके स्टोर कर रही हूँ, क्या मैं हेट्रेड स्टोर कर रही हूँ, क्या मैं ऐसा इनवाइट कर रही हूँ कि हाँ हमेशा झगड़ा ही होगा, बिकॉज दैट इज कमिंग फ्रॉम द चाइल्डहुड एज वी डिस्कस. तो वो नंबर 2 you have to make that conscious subconscious. And number 3 is you have to now slowly start to remain open to the possibility of creating a beautiful reality for yourself. कि भाई रिलेशनशिप एक बहुत ही इवोल्यूशन के उसमें कल्याण ना, मैरिज का वो भी है कल्याण, क्यों बोलते हैं उसको? Why? What a beautiful word in Sanskrit, right? कल्याण क्यों? पहली बार हम लोगों ने चेन्नई एक्सप्रेस में सुना था कल्याणम. कल्याणम, correct. Why? Because you and me grow together into and evolve ourselves into better human beings. So that was the purpose. तो कहीं ना कहीं this is where you have to understand. तो ब्रेन में जब हम स्कैन्स करते हैं ना, तो भी ऐसे ही 3 लिटरली चीजें आती है. सबसे पहला स्टेज जब अट्रैक्शन
उस अट्रैक्शन में ना सारी दुनिया बड़ी खूबसूरत लगने लगती है, सारा डोपामीन विच इज योर मोटिवेशन, ऑल सीरोटोनिन, फिर तो आप वो जैसे नशे के स्टेट में रहते हो, बिल्कुल ऐसा लगता है पेड़ पकड़ पौधे को सच में पकड़ के गाना गाने लग जाएगा। एग्जैक्टली। वो स्टेज नंबर 1 हैपेंस इन द ब्रेन विच लास्ट अबाउट 18 to 19 months। तो जो इनिशियल हम बोलते हैं ना, जो हनीमून पीरियड इन द ब्रेन इज ऑलमोस्ट 18 to 19। उसके बाद सेकंड स्टेज आ जाता है, वहां पे वो सारे डोपामीन वगैरह थक जाते हैं, सीरोटोनिन इज दिस, एंड अब आपको सामने वाले की वही सारी चीजें जहां से आप अट्रैक्ट हुए थे, अब वो आपको इरिटेट करने लगती है, बिकॉज नाउ दैट लूप इज ब्रोकन। सो इसको हम लिम्बिक कोहेरेंस कहते हैं। उसके बाद द लिम्बिक लूप गेट्स ब्रोकन, एंड द थर्ड स्टेज इज इफ यू डोंट इवॉल्व योरसेल्फ एंड यू डोंट अकोमोडेट और यू डोंट सेलिब्रेट दोज डिफरेंसेस, देन ब्रेकअप आ जाता है। But if you start to celebrate those differences, the values with which you initially opposites attracted, but now those opposites are actually part of accommodation, then the relationship continues. और ये तो फिर हर तरह के रिलेशनशिप में होता है। Absolutely, it is not related to the romantic this at all. It हर is तरह के रिलेशनशिप में। absolutely. कि आपको शुरू में बड़ा इंटरेस्ट आता है, you are very excited. Yes. आप किसी को नया दोस्त भी बनाते हो तो you are there to listen each and everything. बाद में you are like बस हो गया, बस करना यार। Exactly. We do that. Precisely. Wow. First thing first, reputation matters. 100%. इमोशंस, फीलिंग दैट मैटर्स, आपका इंटेंशन मैटर्स कि हाँ कि हमारा जो इंटेंशन है वो किस तरह का है। इफ आई एम लाइक मैं अंदर से बहुत वो हूँ, सैड हूँ कि अरे कुछ नहीं होगा मेरे साथ, अच्छा तो होगा ही नहीं मेरे साथ, एंड मैं डेली उठ के कुछ लिखना शुरू करूँ या मैं फिर कितनी चैंटिंग करूँ, देयर इज नथिंग गोइंग टू हैपन। See, a lot of people have written to us जब हमने ये सारे स्टडीज प्रेजेंट किए, कुछ तो अभी पायलट में, अभी 1-2 तो बहुत ही अच्छे पेपर्स भी पब्लिश हुए हैं, तो जब पीपल स्टार्टेड टू रहे कि मैं तो 20-25 साल से यही चीज चैंट कर रहा हूँ, कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि आप मैकेनिकली चैंट कर रहे हो, क्योंकि आप उसके पावर को समझे नहीं हो, क्योंकि आप ब्रेथ के यू डोंट हैव टू डू दैट, यू आर नॉट डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ डूइंग, यू हैव टू सिट, यू हैव टू क्रिएट दैट स्पेस, इट शुड बिकम योर रिचुअल, इट शुड नॉट रिमेन अ हैबिट। अब ब्रश करते हैं हम, आज सुबह मैंने ब्रश किया तो मैं ऐसा नहीं समझूंगी कि मैंने लेफ्ट कैनाइन में 5 मिनट ज्यादा दिए थे, 5 मिनट तो खैर बहुत ज्यादा होता है, 5 सेकंड ज्यादा दिए थे, सो आई डोंट डू दैट, आई एम नॉट कॉन्शियस, आई एम जस्ट डूइंग इट, ब्रश हो गया, काम हो गया, तो वो मेरी हैबिट है, जो मेरी रूटीन बन चुकी है। लेकिन इन सारी चीजों को हमें रिचुअल बनाना पड़ेगा, और इसीलिए स्पिरिचुअल है, इट इज स्पिरिट एंड रिचुअल। यू रियली हैव टू बी कॉन्शियस अबाउट द थिंग दैट यू आर गोइंग टू डू। अब मैं चैंट कर रही हूँ तो मैं कैसे ब्रेथ कर रही हूँ, हाउ द वे आई एम ब्रीदिंग, everything should matter and it should be consistent. जैसे आपने कहा ना, repetition, because the neurons that wire together fire together, neurons that fire together wire together. That is that what you link in sinks in, what you sink in links in. बहुत ही सुंदर है ये। Wow, what you links in sinks in, and what you sink in links. Wow. So we came to know that yes, ancient practices, चाहे मंत्रा चैंटिंग हो, बट यस ये हमेशा याद रखना है कि अगर हनुमान चालीसा है तो उसको पढ़ने का एक पूरा नियम है, उसको पढ़ने का एक तरीका है, उसको कभी भी जल्दबाजी में, क्योंकि हमें जल्दी रिजल्ट चाहिए, वैसे नहीं पढ़ना है, ना तो कभी रिजल्ट मिलेगा और ना ही कभी हम एक्चुअल में हनुमान चालीसा, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, इन चीजों को कभी समझ पाएंगे। मैनिफेस्टेशन हैपेंस बिकॉज अल्टीमेटली यू आर क्रिएटिंग योर रियलिटी फ्रॉम हियर। ऑल्सो अगर आप एंशिएंट पे जाके देखेंगे तो इट इज लाइक अहम ब्रह्मास्मि, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन रियलिटी। रिपीटेशन मैटर्स, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लास्ट थिंग लास्ट, कि आप ऐसा ना सोचे कि आज हमने कोई प्रैक्टिस शुरू की और हम फिर कल उसको बदल दें तो वो ठीक है अब चलता रहेगा। नो, आपको ये चीज अपने रिचुअल में लानी पड़ेगी, और शायद इसीलिए ये जितनी भी प्रैक्टिसेस थी जो हमारे ब्रेन को इफेक्ट कर रही थी, जिससे ब्रेन से हमारी बॉडी को सिंक करने की कोशिश कर रही थी, उसे हमारा रिचुअल बना के हम तक पहुंचाया गया था, सो दैट अल्टीमेटली ये लाइफस्टाइल में भी आ गया। आप इसको लेके ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग में भी है, एंड यू आर क्रिएटिंग योर ओन रियलिटी। सो नाउ आज आपने सुना कि ऑल्सो द बिग थिंग, एक न्यूरोलॉजिस्ट जब ब्रेकअप और इस तरह के डी अटैचमेंट के फेज से निकलती हैं तो हाउ टू डू दिस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग हाउ योर ब्रेन फंक्शंस दैट वी कॉमन पीपल डोंट अंडरस्टैंड। एक फॉर्मूला आखिर में देती हूँ, मूवर्स। तो ये सारी चीजों को हम आसान कर देते हैं। हमारी फॉर्मूला है मूवर्स फॉर योर डेली लाइफ। अगर आपके पूरे सारे ब्रेन को वायर करना है तो एम से मेडिटेशन, ओ से ऑक्सीजनेशन, वी से विजुअलाइजेशन, ई से एक्सरसाइज या योगा,
R से reading something positive or mantra chanting, and S से scribing and writing what is not serving you. लिख दो, खत्म कर दो. अब मेरा फियर है, निकाल दो. इसको हम कैथारसिस कहते हैं. Yes. 5 मिनट बस. तो टोटल बन गए कितने? 30 minutes. Investing that 30 minutes in your life, I guarantee, because we have seen umpteen results, Right. will change your reality for sure. और ये फॉर्मूला हमने लास्ट के लिए रखा था ताकि आप हमारा पूरा वीडियो देखें. बिल्कुल. और एक जाते जाते एक और चीज बताते जाऊंगी. Yes. हमने अभी एक एक्सपेरिमेंट किया था ग्रैटिट्यूड का, because I'm extremely grateful and I express my gratitude to everybody of us who is listening. 21 दिन हमने दिया रोज 5 मिनट का ग्रैटिट्यूड प्रेयर, कि ऊपर से लेके नीचे तक, जो हम मोनिका सिंघल जी बता रहे थे उनके साथ, कि भाई आप 21 डेज खाली ये शिद्दत से करो, प्रॉपरली करो. बायोलॉजिकल एज के सैंपल में प्री एंड पोस्ट में 3.28 years यंग हो गए लोग. There was a change in the 3.28 years of biological age. हम thousands and thousands of dollars longevity में बिताते हैं. Gratitude is the best anti-aging tool. So thank you so much. On that note, I'm extremely grateful. We are very grateful to you. You came here and enlightened us. Thank you so much. Thank you. Thank you, guys.